प्यारे दोस्तों, जूठन एक दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक और आलोचक हुए हैं। जैसे कि प्रोफेसर सुमित गुहा ने कहा है, जूठन एक बहुत भावुक और बुद्धिमान लेखक की जीवनी की दर्दनाक कथा है। ये हमें दर्शाती है कि किस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि जातिगत घृणा और हिंसा के शिकार हुए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अपने शब्दों में दलितों का जीवन अत्यंत दर्दनाक अनुभवों से भरा है, जो केवल एक दलित ही समझ सकता है। दोस्तों, जूठन पहली बार 1997 में राधा कृष्णन प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका अंग्रेजी में यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो की प्रोफेसर अरुण प्रभा मुखर्जी द्वारा 2003 में प्रकाशित किया गया। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। वाल्मीकि का घर चंद्रभान तागा की गौशाला के समीप था। वहाँ एक जौहर था जो वाल्मीकियों के घरों को ऊंची जाति के लोगों के घरों से अलग करता था। ऊंची जाति के लोगों के घर ईंटों के बने थे, जबकि वाल्मीकियों के घर मिट्टी के बने हुए थे। जौहर के आसपास की सारी खुली जगह एक खुले शौचखाने की तरह प्रयुक्त होती थी। पर्दा करने वाली त्यागी महिलाएं भी वहां खुले में शौच करती थी। परिणाम के तौर पर चारों ओर खूब दुर्गंध फैली होती थी। तंग गलियों में सुअर घूमा करते थे। उन्हीं गलियों में आवारा कुत्ते और नंगे बच्चे घूमा करते थे। इन गलियों में आमतौर पर लोगों में झगड़े भी होते रहते थे। लेखक का पालन पोषण ऐसे ही वातावरण में हुआ था। लेखक का परिवार चूड़ा बस्ती में रहता था। वे 5 भाई और एक बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। घर के सभी लोग काम करते थे, लेकिन फिर भी दिन का भोजन पूरा नहीं होता था। वे तागा लोगों के लिए काम करते थे, जिसके प्राय पैसे नहीं मिलते थे। वाल्मीकियों को अछूत समझा जाता था। हालांकि गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्लियां अछूत नहीं थे। वाल्मीकियों से काम करवाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इंसान नहीं समझा जा सकता था। एक ईसाई सेवक राम मसीही पड़ोस में वाल्मीकियों के बच्चों को पढ़ाने आया करता था। लेखक के परिवार से केवल लेखक ही वहां पढ़ने जाता था। उसके भाई काम पर जाते थे और बहन के पढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन लेखक के पिता और सेवक राम मसीही के बीच ही बहस हो गई। उसके बाद लेखक का मसीही के खुले स्कूल में जाना बंद हो गया। लेखक के पिता प्राइमरी स्कूल में गए और हेडमास्टर हरफूल सिंह से दाखिला देने की प्रार्थना की। लेखक को कमरे में सबसे पीछे थोड़ा हटकर दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। तागा जाति के बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। मुस्लिम तागाओं के बच्चे भी उसे चिढ़ाया करते थे। सरकार ने भले ही स्कूल सबके लिए खोले थे, लेकिन अध्यापकों की पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरह वाल्मीकियों के बच्चों को स्कूल आने से रोका जा सके। 2 अन्य नीची जातियों के लड़के राम सिंह और सुखन सिंह भी लेखक के साथ पढ़ते थे। नीची जाति का होने के कारण उनकी लेखक से मित्रता हो गई थी। उन्हें भी काफ़ी हतोत्साहित किया जाता था। लेखक के 4वीं कक्षा तक पहुंचने तक फिर भी काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब हेडमास्टर का तबादला हो गया और नया हेडमास्टर कालीराम आ गया, तो दलित बच्चों का जीवन बहुत कठिन हो गया। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उनकी पिटाई हो जाती थी। इसके अतिरिक्त ऊंची जाति के अध्यापक माँ बहन की गालियां निकालते थे। कुछ तो सुंदर लड़कों का यौन शोषण भी करते थे। इसलिए कभी भी लेखक के मन में अध्यापकों के लिए आदर की भावना नहीं बन सकी। वह कभी उन्हें गुरु नहीं मान सका। एक दिन हेडमास्टर कालीराम ने लेखक को बुलाकर पूछा कि क्या वह चूड़ा है। लेखक के हाँ कहने पर कालीराम ने उसे सागवान के दरख्त से कुछ टहनियाँ तोड़कर पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा।
फिर सारे खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। यह सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। इस बीच लेखक की कोई पढ़ाई नहीं हुई। तीसरे दिन लेखक के पिता ने उसे मैदान में झाड़ू लगाते देख लिया। जब उन्हें पता लगा कि लेखक 3 दिन से वही काम कर रहा है तो वे सीधे हेडमास्टर के पास गए और उससे बहस की। हेडमास्टर ने उन्हें गालियां दी और कहा कि वे अपने बेटे को स्कूल से निकाल दें। लेखक के पिता अपनी बस्ती में हर एक घर में गए और अपनी बच्चों को स्कूल भेजने को कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर वे त्यागियों के घर गए, परंतु हर एक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि कौआ कभी हंस नहीं बन सकता। अंत में वे प्रधान सेवा सिंह के घर गए। जब वे प्रधान को पता लगा कि लेखक उनके बेटे का सहपाठी है तो उन्होंने कहा कि वह बिना किसी कठिनाई के स्कूल जाए। लेखक पूरी तरह से डर गया था। जब उसे हेडमास्टर कालीराम दिखता था वह कांप जाता था। परिवार का निर्वाह। फसल काटने के समय लेखक के परिवार और बस्ती के अन्य सब लोग तागाओं की फसल काटने के लिए जाते थे। काम के बदले उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। 21 गट्टर काटने के बाद 1 गट्टर मेहनताने के रूप में दिया जाता था। इसका अर्थ होता था कि दिन भर के काम के बदले लगभग 1 किलो अनाज। खेतों में काम करने के अलावा लेखक की माता लोगों के 8-10 घरों में गौशालाओं में भी काम करती थी। उनकी बहन और 2 भाई माता की सहायता में कार्य करते थे। उसका बड़ा भाई सुखबीर तो एक घर में पक्के नौकर के रूप में काम करता था। कुल मिलाकर परिवार की आय एक साल भर में 25 किलो से अधिक नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त बची हुई रोटी यानी जूठन भी उनको दी जाती थी। ऊंची जाति के लोगों के घर विवाह में वाल्मीकि बाहर दूर बैठे रहते थे। जब बाराती और अन्य मेहमान खाना खा रहे होते थे, बाद में वाल्मीकि जूठी पतलें उठाते, अपनी टोकरियों में डालते और घर ले जाते। इस जूठन में जो पूरियों के छोटे टुकड़े होते उन्हें छत पर सुखा लिया जाता और कठिनाइयों के दिनों में पानी में भिगोकर खा लिया जाता था। जब लेखक छोटा था तो घर के अन्य लोगों के साथ इस काम में हाथ बटाया जा करता था। एक दिन सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी पर लेखक की माता प्रतीक्षा कर रही थी कि जूठन के अतिरिक्त कुछ और भी भोजन मिल जाएगा। शादी से पहले कुछ दिनों वह घर और गौशाला आदि की सफाई में मुफ्त का काम करती रही थी, लेकिन जब उसे जूठन मिली तो उसने सुखदेव सिंह से प्रार्थना की कि उसके बच्चों के लिए कुछ खाना भी मिल जाए। सुखदेव ने उसे कहा कि वे अपनी औकात में रहे और जूठन से ही तसल्ली कर ले। बहुत दुखी होकर लेखक की माता ने जूठन की टोकरी वहीं पर पटक दी और लेखक और उसकी बहन को लेकर घर वापस आ गई। कई सालों बाद जब सुखदेव सिंह का बेटा उनके घर ठहरा और लेखक की पत्नी के बनाए हुए खाने की उसने तारीफ की तो लेखक को ये पुरानी घटना याद आ गई। लेखक का बड़ा भाई सुखबीर सुचेत त्यागी के यहाँ काम करता था। एक दिन जब वह घर आया तो उसे बहुत बुखार था। वे 1 हफ्ते तक बीमार रहा, फिर उसकी मौत हो गई। उसका एक बच्चा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। सभी बहुत दुखी थी, लेकिन लेखक की भाभी के दुख का तो कोई अंत नहीं था। परंतु कुछ समय बाद जैसे उनके समाज में आ गया थी, उसकी भाभी की शादी उसके देवर जसवीर से कर दी गई। सुखबीर की मौत के बाद परिवार का अधिकतर भार जसवीर पर आ पड़ा, क्योंकि गांव में आमदनी का कोई खास साधन नहीं था। वह पहले पंजाब में आदमपुर में एक निर्माण कंपनी में काम करने लगा। बाद में वह जब कंपनी बंगाल चली गई तो साथ में बंगाल चला गया। तब तक लेखक ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी, परंतु घर में उसे अपने गांव बरला के इंटर कॉलेज में दाखिल कराने के लिए कोई पैसे नहीं थे। लेखक बहुत उदास हो गया। एक दिन उसे उदास देखकर उसकी भाभी ने अपना टीन का संदूक खोला और चांदी की एक पैरों की पायजेब लेखक की माता को दी। उसे बेचकर लेखक को कॉलेज में दाखिला ले दे। माता ने उसे साहूकार के पास गिरवी रखकर लेखक को कॉलेज में डाला और लेखक के सहपाठियों में एक बहुत सुंदर लड़का श्रवण कुमार था, जिसे सब लड़की कहकर तंग किया करते थे। एक दिन
लेखक से नहीं रहा गया। उसने श्रवण कुमार को छेड़ रहे एक लड़के चंद्रपाल पर हमला कर दिया। चंद्रपाल लेखक से वजन और लंबाई दोनों में दुगना था। वह लड़ने की बजाय लेखक पर हंस पड़ा और उसका मित्र बन गया। चंद्रपाल की मित्रता ने लेखक को अन्य सहपाठियों के तानों से बचाया, क्योंकि सब चंद्रपाल से डरते थे। कॉलेज में लेखक पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे किसी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाता था। ना ही उसे कॉलेज के नलके से पानी पीने दिया जाता था। कोई और लड़का उसके हाथों में पानी गिराकर उसे पिलाता था। लेकिन लेखक को लाइब्रेरी में जाने की आज्ञा थी। वहां उसे प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला। साथ ही उसने रामायण, महाभारत भी पढ़े। वह कॉलेज के स्काउट हाउस में भी था, और एक बार जब उसने दूसरे शहर में जाना था, उसके स्काउट अध्यापक ने उसे कहा कि अपने कपड़े अच्छी तरह धोए और प्रेस करके पहने। परंतु कोई धोबी उसके कपड़े प्रेस करने को तैयार नहीं हुआ। क्योंकि लेखक का परिवार सूअर पालता था, उसके अध्यापक उसे अक्सर छेड़ते थे कि उसने कितना सूअर का मांस खाया है। ये अलग बात थी कि ऊंची जाति के लोग दिन में उन्हें अछूत मानते थे। रात के अंधेरे में वे उनकी बस्ती में सूअर का पका मांस खाने और देशी शराब पीने आ जाते थे। कुछ समय बाद लेखक का बड़ा भाई जसबीर बंगाल से खाली हाथ लौट आया, क्योंकि निर्माण कंपनी ने उसे कोई तनख्वाह नहीं दी। पहले तो उसने गांव में ही मजदूरी करनी शुरू कर दी। बाद में उसके मामा ने उसे देहरादून बुला लिया, जहां वह खुद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था। इसके अतिरिक्त खाली समय में 8-10 घरों में सफाई का काम करके पैसे कमाता था। शुरू में तो जसबीर ने मामा के साथ काम किया, पर बाद में उसे सर्वे ऑफ इंडिया में काम मिल गया। इससे परिवार की कुछ नियमित आय हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, अधिक वर्षा से तबाही हो जाती है। होता क्या है, 1962 में बहुत बारिश हुई। लेखक की बस्ती में जीना बहुत कठिन हो गया। गलियों में पानी भर गया। सुअरों के मल और कीचड़ से सारा रास्ता खराब हो गया और वहां से गुजरना बहुत कठिन हो गया। कुआं कीड़ों से भर गया और इसलिए पीने के पानी की भी कठिनाई हो गई। परंतु उस पानी के अलावा और पीने का पानी कहीं उपलब्ध भी नहीं था। मिट्टी से भरे घरों के गिरने का खतरा और बढ़ गया। एक रात जब बहुत बारिश हुई तो छत में सुराग हो गया। क्योंकि लेखक का भार परिवार में सबसे कम था, उसे छत पर सुराग के रास्ते चढ़ाया गया। मिट्टी के ढेलों से लेखक ने वह सुराग भरा। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बड़ी कठिनाई से लेखक के पिता ने उसे अपने कंधों पर उतारा और उसे गिरने से बचा लिया। उस रात उनके घर की बैठक का एक भाग गिर गया। सुबह होते ही बस्ती के अन्य लोग भी ठिकाना ढूंढने लगे। कई घर ढह चुके थे और लग रहा था कि अन्य भी बहुत शीघ्र गिर जाएंगे। लेखक के पिता तागा घरों में कहीं शरण ढूंढने के लिए गए। उन्होंने किसी तरह ममराज तागा को मना लिया, जो कि बैठक उसकी खाली पड़ी थी। उसमें कुछ समय के लिए उनके परिवार को वहां शरण दे दे। लेखक के परिवार के बाद वहां भी कोई 30-40 लोग शरण लेने आ गए। सबसे बड़ी समस्या खाना बनाने की थी, क्योंकि लकड़ियां गीली थी। दुख की इस घड़ी में लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर साथ रहने लगे। खाने के नाम पर सिर्फ रोटी, नमक और प्याज था। अगले दिन पकाने को कुछ भी नहीं था। जीवन थम सा गया था। लेखक की माता ममराज तागा के घर से कुछ सेर चावल लाई। उससे कुछ देर के लिए समस्या हल हुई। बच्चे चावलों के पानी की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन जब कक्षा में अध्यापक ने द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई, किसी तरह गरीबी के दिनों में उसने अपने बेटे को आटे को पानी में भिगो कर पिलाया था, तो लेखक ये पूछे बिना नहीं रह सका कि द्रोणाचार्य की कहानी तो महाभारत में आ गई, लेकिन उन गरीबों की क्यों नहीं आई जो उसकी तरह चावल का पानी पीकर निर्वाह करते थे। अध्यापक को बहुत गुस्सा आया। उसने लेखक को कक्षा में मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया। जी तो दोस्तों, अब बात करेंगे वाल्मीकि का बड़ा परिवार।
लेखक के परदादा का नाम जहरिया था। उसके दो बेटे थे, बुद्धा और कुंदन। बुद्धा के दो बेटे थे, सुगनचंद और लेखक के पिता छोटन लाल। छोटन लाल के 5 बेटे थे, सुखबीर, जगदीश, जसवीर, जनेसर और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो खुद है। एक बेटी थी जिसका नाम माया था। कुंदन के 3 बेटे थे, मुलहर, सोलहर और श्यामलाल। कुंदन की 2 बेटियां थीं, छोटी और श्यामू। लेखक के पिता और ताऊ अलग अलग रहते थे। जिस घर में लेखक के पिता रहते थे वे उन्होंने सुगन ताऊ से खरीदा था। खानदानी घर को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण दोनों परिवारों के आपसी संबंध ठीक नहीं थे। लेकिन लेखक की बहन माया के विवाह के अवसर पर दोनों परिवारों में मेल हो गया था। लेखक के पिता के चचेरे भाई मोलहर सिंह की शीघ्र ही मौत हो गई। परिवार में वही एक पढ़ा लिखा था। एक दिन जब लेखक ने उसकी किताबें उतार कर पढ़नी चाही तो उसकी माता ने रोक दिया कि तेरे चाचा का भूत तेरे पीछे पड़ जाएगा। परिवार का भूतों पर बहुत विश्वास था। अगर घर में कोई बीमार होता तो डॉक्टर की जगह ओझा को बुलाते थे। लेखक की चाची यानी कि मोलहर सिंह की पत्नी छोटी आयु में ही विधवा हो गई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जब लेखक की माता और भाभी के साथ बैठी थी तो लेखक के पिता और भाई सुखबीर आपस में कुछ फुसफुसाते हुए आए। फिर पिता ने एक लाठी उठाकर चाची की पीठ पर दे मारी। लेखक को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पिता को बड़ा निर्दयी समझा। उसी दिन लेखक के पिता चाची को उसके मायके छोड़ आए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही लेखक की माता ने श्यामलाल की शादी राम कटोरी से कर दी। इसके बाद परिवार में एक और दुखद घटना हुई। एक दिन श्यामलाल अचानक गायब हो गया। फिर एक रात वह अचानक वापस आ गया। उसने सोलहर पर चाकू से हमला कर दिया। सोलहर तो किसी तरह बच गया, लेकिन लेखक के पिता ने श्यामलाल के हाथ और पैर बांध दिए। लेखक की माता ने उसे छुड़ाया। उसके बाद वह हमेशा के लिए चला गया। बाद में राम कटोरी ने सोलहर से शादी कर ली। इससे दोनों परिवार के संबंध फिर से खराब हो गए। बात करेंगे कि जो वाल्मीकियों पर ज्यादती होती थी। एक दिन लेखक जाति पर आधारित ईर्ष्या का शिकार हो गया, क्योंकि उसने 8वीं कक्षा अच्छे अंकों के साथ पास की थी। कुछ ऊंची जाति के लड़के जो कॉलेज नहीं जाते थे उससे जलने लगे। एक दिन वह इंटर कॉलेज में जा रहा था तो सूरजभान तागा के बेटे ब्रजेश ने उसका पीछा किया। वह लेखक से काफ़ी बड़ा था। उसके कंधे पर एक बड़ी लाठी थी। जैसे ही उसने लेखक को देखा तो कुछ बड़बड़ाने लगा। लेखक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जैसे कि उसने सुना ही ना हो। इस पर ब्रजेश ने उसे रुकने को कहा। लेखक चलता रहा। ब्रजेश ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया और अपनी लाठी का एक सिरा लेखक के पेट में अड़ा दिया और बोला कि मैं देखता हूँ तू कितना लायक है। लेखक ने किसी तरह अपने आप को गिरने से बचाया, लेकिन उसका बैग ब्रजेश की लाठी में आ गया। लेखक ने बहुत प्रार्थना की पर उसने बैग कीचड़ में फेंक दिया। बैग भी कीचड़ से भर गया। उसको उठाते हुए लेखक के कपड़े भी। उस दिन लेखक सारा दिन परेशान रहा और पढ़ाई में ध्यान ना लगा सका। जब लेखक के पिता को ये बात पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए और बड़ी कठिनाई के साथ उन्हें शांत किया, लेकिन फिर भी तागाओं के प्रति विरोध की भावना तो उग्र हो ही गई। एक दिन लेखक की बस्ती में एक मित्र हीरम सिंह की शादी थी, जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। लेखक भी उसकी बारात में गया। शादी हो जाने के बाद उसे दूल्हे के साथ ऊंची जाति वाले लोगों के घर घर सलाम के लिए जाना पड़ा। साथ में दुल्हन की माँ भी थी। इसमें उन्होंने दुल्हन के दहेज के लिए मांगना होता था। हीरम सिंह सबको सलाम करता और दुल्हन की माता कहती कि वे अपने गांव की बेटी के लिए कुछ दे, लेकिन लोगों पर बहुत कम असर होता था। ये सलाम करने और मांगने का रिवाज काफ़ी देर तक चलता रहा। लेखक तो तंग आ गया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा कि वह ऐसे रिवाजों पर विश्वास नहीं करता।
उसके पिता ने सहमति जताई। जब लेखक की बहन की शादी हुई तो उन्होंने लोगों से कह दिया कि अगर किसी ने कुछ देना हो तो घर आकर दे दिया जाए, वे मांगने नहीं जाएंगे। अगर गांव में कोई पशु मर जाता था तो उसको ठिकाने लगाने का काम वाल्मीकियों का होता था। उस काम के उनको कोई पैसे नहीं मिलते थे। हालांकि काम काफ़ी कठिन होता था, क्योंकि पशु की चारों टांगों को बांधकर उनसे बांस निकालकर 4 आदमी उठाते थे। बदले में सिर्फ पशु की खाल मिलती थी, जिसे वे मुजफ्फरनगर जाकर बेचकर 25 रुपये तक कमा सकते थे। जब एक दिन ब्रह्मदेव त्यागी का बैल मर गया तो लेखक के घर संदेश आ गया कि बैल को ले जाओ। उस दिन लेखक का पिता और बड़ा भाई घर से बाहर गए थे, इसलिए लेखक की माता ने सोलहर चाचा को कहा कि साथ में लेखक को भी जाना पड़ा और बैल के मृतक शरीर को ले जाकर लेखक के चाचा ने उसकी खाल उतारने का काम शुरू किया। कुछ देर बाद उसने ये काम लेखक को सौंप दिया। लेखक को बड़ी परेशानी हुई। खाल उतारने के बाद खाल का गट्ठर बनाकर वे मुजफ्फरपुर चले। कुछ देर बाद खाल को उठाने का काम लेखक को करना पड़ा। उसके सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका कोई सहपाठी या मित्र इस हालत में ना देख ले। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ और भाभी को चाचा पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन लेखक और हीरम सिंह मुजफ्फरनगर जाकर खाल को बेच आए। वाल्मीकि बस्ती के नौजवानों ने फैसला किया था कि वे तागा लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ना ही सरकारी एजेंसियों के लिए मजदूरी के लिए बगैर कोई काम करेंगे। तागा लोग बड़े दुखी थे और गुस्से भी, इसलिए उन्होंने पुरकाजी थाने के हेड कांस्टेबल की सहायता मांगी, क्योंकि वह उनकी अपनी ही जाति का था। शीघ्र ही उन्हें एक मौका भी मिल गया। गांव की जमीन का सर्वे हो रहा था। एक सिंचाई विभाग के ऊंचे ओहदे के अफसर ने वहां आना था और महकमे के गेस्ट हाउस से काम का निरीक्षण करना था। इसीलिए गांव के सभी आदमियों को गेस्ट हाउस और उसके आसपास के इलाके की सफाई के लिए बुलाया गया। क्योंकि इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलने थे तो लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलने थे। इसके 15 दिनों के बाद पुलिस की एक टुकड़ी वहां आई और गांव के 10 आदमियों को चुन कर ले गई। लेखक इसलिए बच गया क्योंकि वह उस समय बस्ती में नहीं था। इन लोगों को इलियास की गौशाला के पास ले गए। वहाँ पहले से ही पुलिस के सिपाही लाठियाँ और बंदूक लेकर खड़े थे। बस्ती से लाए गए आदमियों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा गया। बस्ती के किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको पूछे कि उन्हें क्यों पीटा जा रहा था। वे चीख रहे थे, उनकी कोई नहीं सुन रहा था। गांव का प्रधान पहले ही बहाना बनाकर शहर चला गया था, इसलिए उन बेचारों की कोई सुनने वाला भी नहीं था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कई आदमी अपनी बस्ती छोड़कर शहर चले गए। जब अपना ही गांव ही अपना ना हो तो उसे छोड़ने से कैसा नुकसान। हम बात करेंगे वाल्मीकियों के देवी देवता और रिवाज के बारे में। वाल्मीकि बताते हैं कि उनके देवी देवता और रिवाज कैसे थे। वाल्मीकि केवल नाम से ही हिंदू थे, अन्यथा उनके देवी देवता और रिवाज बिल्कुल अलग थे। अगर कोई बीमार हो जाता तो ये माना जाता था कि उसके अंदर कोई बुरी रूह आ गई है, इसलिए डॉक्टर को ना बुलाकर ओझे को बुलाया जाता था। ओझे के आने पर ढोल बजाए जाते थे और गाना गाए जाते थे। ओझा कथित रूप से रूह को बुलाता और परिवार के बूढ़े आदमी से पूछता कि क्या बीमारी है। फिर ओझा एक सुअर की बलि और शराब के लिए कहता। इस प्रकार की रूहों की पौन, कलवा और हरि सिंह नलवा कहा जाता था। मदारन उनमें से सबसे सशक्त देवी थी। वाल्मीकियों के त्योहार भी भिन्न हुआ करते थे। जन्माष्टमी की जगह नवमी को कृष्ण की जगह जहर पीर को की पूजा होती थी। इसी तरह दिवाली को लक्ष्मी की जगह मदारन की पूजा होती थी। चाहे शादी हो या जन्म या मौत, देवी देवताओं की पूजा जरूर होती थी। लेखक को इन रीति रिवाजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके पिताजी जरूर पूजा करते थे। जब किसी की ओझा बनाने की प्रक्रिया होती थी तो 1.25 महीने तक घर में एक दिया जलाया जाता था
और जिन्हें भक्त बनना होता था उसे हाथ जोड़कर दिए के सामने खड़ा होना पड़ता था। गुरु देवताओं से प्रार्थना करता था कि वे भगत के शरीर में प्रवेश करें। लेखक भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका पालन पोषण ऐसे हुआ था कि वह उनसे जरूर डरता था। एक बार जब एक संबंधी जो भगत भी था उनके घर आया, उसने कहा कि लेखक के अंदर एक बुरी रूह आ गई है। ये कहकर उसने लेखक का उपचार शुरू किया और लेखक को कोड़े से पीटना शुरू किया। अंधविश्वास ये था कि कोड़े लेखक को नहीं परंतु उस बुरी रूह को भगाने के लिए लगाए जा रहे थे। लेखक ने विरोध किया तो अगले दिन ही भगत वहां से चला गया। हर साल बस्ती में 2-4 मौतें हो जाती थी, लेकिन देवताओं और भक्तों में विश्वास वैसे ही बना रहता था। सुअर के मांस और शराब के सेवन से एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता था। लोग आपस में झगड़ते और दूसरे का सिर फोड़ते रहते थे। उधर माता के मंदिर में जौहर के दूसरी तरफ पश्चिमी किनारे पर था। वहां आषाढ़ के महीने में एक विशेष पूजा होती थी। आसपास के गांव के लोग अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने आते थे। जो भेंटे वे चढ़ाते उन पर गांव के लोग गिद्धों की तरह झपट पड़ते थे। सोरों के छोटे छोटे बच्चे चढ़ाने का रिवाज था। एक बार लेखक पर एक सुअर को मारने का काम आ पड़ा। जब लेखक ने चाकू सुअर की छाती में मारा तो उसके हाथ पैर और कपड़े खून से लथपथ हो गए। जब सुअर फिर भी नहीं मारा तो लोगों ने उसे आग में डाल दिया। लेखक के मन में इतना दुख हुआ कि वह चुपचाप आ गया। घर में लेखक की माता और पिता में इस बात पर झगड़ा हुआ कि लेखक की माता नहीं चाहती थी कि लेखक ऐसा काम करे। अब दोस्तों हम बात करेंगे वाल्मीकि के कुछ अध्यापक थे। त्यागी इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए लेखक को अपने अध्यापकों से भिन्न भिन्न अनुभव हुए। फूल सिंह त्यागी शारीरिक शिक्षा का अध्यापक था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह विद्यार्थियों को डरा कर रखता था और गंदी गालियां निकालता था। एक दिन लेखक के मामा का बेटा सृजन सिंह उसका शिकार बन गया। यद्यपि उसकी कोई गलती नहीं थी, फूल सिंह ने उसे बुरी तरह पीटा। अन्य अध्यापक देखते रहे लेकिन किसी ने नहीं रोका। परिणाम ये हुआ कि सृजन सिंह की पढ़ाई में रुचि ही खत्म हो गई और वह 10वीं की परीक्षा के बाद देहरादून वापस चला गया। एक अन्य अध्यापक ब्रजपाल सिंह त्यागी विज्ञान का अध्यापक था। एक दिन उसने भीखू राम को, जो एक सफाई कर्मचारी था और जिसे उसने उसे कक्षा में बैठने की आज्ञा दी थी, उसको अपने गांव साइकिल पर गेहूं का एक बोरा लाने को भेजा। भीखू राम ने अपने साथ लेखक को भी ले लिया। वे दोनों बारी बारी साइकिल चलाते हुए गांव की तरफ बढ़े। जब वे वज्रपाल के गांव पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। उन्हें चारपाई पर बिठाया गया और खाना खिलाया गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों ही वाल्मीकि हैं तो उन्हें एकदम गेहूं का बोरी देकर भेज दिया। वापस आते हुए एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। उन्हें तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन साइकिल बुरी तरह टूट गई। उन दोनों को एक साइकिल मुरम्मत करने वाले तक साइकिल घसीट कर ले जाना पड़ा। साइकिल की मरम्मत तो हो गई, लेकिन अब इस पर 2 आदमी नहीं बैठ सकते थे। रात आ रही थी, इसलिए भीखू राम ने सुझाव दिया कि बस अड्डे तक चलें और वहां मास्टर वेदपाल की सहायता लें। वेदपाल पहले अध्यापक रहा था और अब बस अड्डे में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। वे वेदपाल तक पहुंचे तो उसने भीखू राम को बस में बिठा दिया और गेहूं के बोरे को छत पर चढ़ा दिया। लेकिन लेखक को बस में जगह नहीं मिली। उसे वहीं पर अड्डे पर रहना पड़ा। वेदपाल के दफ्तर में 2 चारपाइयाँ थी। एक पर वेदपाल सो गया और दूसरी पर लेखक। लेकिन कुछ देर के बाद ही वेदपाल का एक मित्र एक महिला के साथ वहां आया। एक चारपाई दफ्तर के अंदर रह गई, जिसमें वे आदमी और महिला सो गए। दूसरी पर वेदपाल दफ्तर के बाहर और लेखक को बरामदे फर्श पर सोना पड़ा। कुछ समय बाद अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी। जब आवाज़ बंद हुई तो वह आदमी बाहर आ गया और वेदपाल अंदर। फिर वैसी ही आवाज़ें आने लगी। लेखक समझ गया कि क्या चल रहा था। अगले दिन वेदपाल ने सुबह ही लेखक को बस में बैठा दिया। एक दिन लेखक ने वज्रपाल से हिसाब के एक सवाल को समझने के लिए सहायता मांगी।
वज्रपाल ने उसे शाम को घर आने को कहा। जब लेखक शाम को वज्रपाल के घर गया तो उसने एक कंस्तर में गेहूं डालकर उसे पिसवाने के लिए चक्की पर भेज दिया। जब वह वापस आया तो वज्रपाल घर पर ही नहीं था। लेखक ने काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब वज्रपाल नहीं आया तो लेखक हार कर अपने घर वापस आ गया। लेखक ने फैसला किया कि वह अब किसी अध्यापक से सहायता नहीं मांगेगा। उसने देखा कि जब लिखित पर्चों में उसके अंक ठीक आते थे, प्रैक्टिकल बहुत कम आते थे, ये सब उसकी नीची जाति के कारण होता था। अब लेखक बात करता है 10वीं कक्षा की परीक्षा के बारे में। 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती थी। लेखक अपनी बस्ती और आसपास के गांव से इस परीक्षा में बैठने वाला अकेला लड़का था। इंग्लिश और हिंदी के पेपर हो जाने के बाद हिसाब का पेपर था। बीच में एक छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी वाले दिन सुबह ही एक त्यागी फौजी उसके घर आया और लेखक को खींचकर अपने खेत में ले गया, जहां गन्ने की बिजाई हो रही थी। वहां उसी की तरह के लाए हुए कुछ अन्य लोग भी थे। दोपहर के समय सबके लिए भोजन लाया गया तो नीची जाति वालों के लिए 2-2 सूखी रोटी और अचार दिया गया। लेखक ने रोटियां फेंक दी और वहां से भाग निकला। फौजी ने उसका पीछा किया पर वह भागने में असफल हो गया। इस घटना के बाद सब त्यागी उसके खिलाफ हो गए। अगर वह सड़क से गुजरता तो उसे तंग किया जाता। जब हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आया तो लेखक अपना नाम अखबार में देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरी बस्ती को सहभोज दे दिया। उस दिन एक और ख़ास बात यह हुई कि चमनलाल त्यागी लेखक के घर उसे बधाई देने आया। उसने लेखक को अपने घर भी बुलाया और अपने बर्तनों में खाना खिलाया। लेखक को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने एक वाल्मीकि के प्रति ऐसा आदर नहीं दिखाया था। चमनलाल ही एक ऐसा त्यागी था जिसने पहले भी उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया था। जब लेखक तीसरी या चौथी कक्षा में था तो उसने लेखक से रामचरित मानस का एक पृष्ठ पढ़ाया था। लेखक की सफलता ने बस्ती के अन्य लड़कों को भी पढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी। लेखक ने एक शाम को स्कूल शुरू किया जिसमें बस्ती के बच्चे लिखना पढ़ना सीखने के लिए आने लगे। उसने अपने 2 भतीजे भी वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिए। एक दिन लेखक अपने पिता के साथ मुजफ्फरनगर गया तो रास्ते में उसके पिता ने उसे गीता की प्रति खरीद कर दी। लेखक ने उसे बहुत रुचि के साथ पढ़ा, लेकिन वह उसके दर्शन को समझ नहीं सका। उसे लगा कि सारा किस्सा अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए उकसाना था। जब उसने अपने अध्यापकों से शंका निवारण करने को कहा तो उन्होंने उसे दंड दे दिया और उसे चिढ़ाया कि एक दिन लेखक के मौसी जी उनके घर आए। वे थोड़ा ज्योतिषी भी जानते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि लेखक एक दिन लेखक बनेगा। जब वे 2 दिनों के बाद वापस जाने लगे तो लेखक ने अपनी गीता के प्रति उन्हें भेंट की। अब लेखक के कुछ अध्यापकों के साथ अनुभव है। जब लेखक 11वीं कक्षा में था तो उसका इंग्लिश का अध्यापक ओमदत्त त्यागी था। वह हर वाक्य के अंत में दैट इज़ कहा करता था। जब कभी भी लेखक उसे मिलता वह लेखक को याद दिलाता था कि वह भंगी है। राम सिंह जी जो कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी था, चमार था, अध्यापक उसकी भी वही हालत करता था। एक दिन राम सिंह और लेखक ने मिलकर चरित्र चित्रण लिखा था जिसका शीर्षक था दैट इज़ का चरित्र। एक दिन जब ओम दत्त ने राम सिंह की किताब मांगी तो वह कागज़ नीचे गिर गया जिस पर लिखा था। क्योंकि लिखाई राम सिंह की थी, अध्यापक ने राम सिंह को स्टाफ रूम में बुलाया। वहां उसे थप्पड़, घूंसे और लातों से पीटा और मुर्गा बनाकर खड़ा रखा। बाद में उसे हेडमास्टर के दफ्तर में ले लिया गया, लेकिन हेडमास्टर ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक अन्य अध्यापक नरेंद्र कुमार त्यागी ने एक बार लेखक को पानी का गिलास लाने को कहा, लेकिन जब वह लेखक ने उसे बताया कि वह भंगी है तो वह खुद पानी लेने चला गया। लेखक को बड़ा दुख हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी छुआछूत में यकीन रखता था। एक और अन्य अध्यापक वज्रपाल सिंह उसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। वह लेखक को किसी अन्य बहाने से बाहर भेज देता था ताकि वह प्रैक्टिकल ना कर सके। जब लेखक ने प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने उसे आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। सालाना परीक्षा में लेखक के लिखित पेपर तो ठीक हुए, लेकिन प्रैक्टिकल के कारण वह फेल हो गया। इस असफलता से लेखक को लगा कि उसका तो अब भविष्य ही खराब हो गया है। घर वाले भी सब परेशान थे। अपनी बहन माया की शादी के कारण वह कुछ दिनों तक व्यस्त रहा।
बाद में उसके भाई जसबीर ने उसे देहरादून बुला लिया। उसने कहा कि ससुराल ने कॉलेज में पढ़ेगा, इसलिए जैसे ही उसकी बहन अपने ससुराल चली गई, लेखक देहरादून के लिए रवाना हो गए। अब लेखक का कुछ देहरादून में एक्सपीरियंस है। देहरादून पहुंचकर लेखक ने देखा कि उसका भाई मामा के साथ एक ही कमरे में रहता है। अब लेखक वहाँ तीसरा व्यक्ति हो गया। उसका चचेरा भाई सुजन स्थानीय डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, परंतु लेखक को एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होने के कारण कठिनाई हुई। अंत में एक अध्यापक प्रेम कुमार शर्मा ने लेखक के वहाँ कॉलेज में दाखिल करवा दिया। कॉलेज काफ़ी दूर था और लेखक को पैदल वहाँ तक जाना होता था। कुछ समय के बाद उस भाई जसबीर ने उसे किश्तों पर साइकिल दी और लेखक नियमित रूप से सवेरे 7 बजे पहले पीरियड के लिए पहुंच जाता था। क्योंकि वह कॉलेज में नया था, लड़के उसे छेड़ा करते थे कि उसने कपड़े कहाँ से लवाए हैं, लेकिन जब एक सीनियर अध्यापक के आने पर वे चुप हो गई। लेखक जब सुजन को बताया तो उसने लेखक को बहादुर सिंह थापा से मिलवाया। बहादुर सिंह ने री ग्लेडर को कॉलर से पकड़ा तो वह माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद लेखक की कॉलेज में ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अब क्या होता है, इंद्रेश नगर जहाँ लेखक अपने मामा और भाई के पास रहता था, दो भागों में बटा था। एक भाग में वाल्मीकि थे तो दूसरे में चमार, जो अपने को जातव कहते थे। दोनों समुदायों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन लेखक की एक जातव लड़के हेमलाल से मित्रता हो गई और वह अक्सर उसके घर जाया करता था, जहाँ उसकी माता उससे बड़ा अच्छा बर्ताव करती थी। इंद्रेश नगर में एक लाइब्रेरी भी थी। वहाँ एक दिन हेमलात ने लेखक को एक अंबेडकर पर एक किताब दिखाई। जब तक लेखक ने अंबेडकर का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब उससे वह किताब पढ़ी तो उसके बाद कितनी ही किताबें अंबेडकर पर पढ़ छोड़ी। लेखक ने एक नया शब्द दलित सीख लिया। अंबेडकर के बारे में पढ़ने के बाद लेखक ने कॉलेज की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने शुरू कर दिया। लेकिन जब हिंदी के पक्ष में किए गए एक आंदोलन में एक विद्यार्थी की मौत हो गई, तो लेखक के मामा और भाई ने उसे समझाया कि वहाँ पढ़ने आया है, ना कि बेकार की बातों में उलझने के लिए। लेकिन लेखक पूरी तरह अलग नहीं रह सका। जब एक पुराने विद्यार्थी की चुनाव रैली में भाग लेने रुड़की गया तो उसके मामा को बहुत गुस्सा आया। लेखक ने अपने पिता को पत्र लिखा कि वह देहरादून आए, लेकिन पिता और मामा में झगड़ा हो गया। इसके बाद लेखक के मामा का बर्ताव उससे और भी खराब हो गया। आर्थिक हालात तो पहले से ठीक नहीं थे। भाई जसबीर का बड़ा सा भाग तो कर्जे बहन की शादी पर लिया था, उसके उतारने में लग जाता था। लेखक ने इंद्रेश नगर में ट्यूशनें पढ़ाना शुरू की। एक दिन वह जब भाई की खाकी कमीज पहनकर कॉलेज चला गया, जो देहरादून नगर निगम उसे दे दी थी, तो कॉलेज के लड़कों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। बाद में वह सर्दियों के लिए एक जर्सी खरीद कर लाया। एक दिन उसे कॉलेज में एक कोर्स के बारे में पता चला, जिसमें रायपुर की एक फैक्ट्री में लड़कों को मशीनें चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके लिए योग्यता सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा था। लेखक ने भी प्रार्थना पत्र भेज दिया। वहाँ चुने जाने पर उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में एक ट्रेनी के रूप में काम करने लगा। लेखक को काम की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे ये तसल्ली थी कि उसे अपने पूर्वजों वाला काम नहीं करना पड़ा। अब हम आगे जबलपुर प्रस्थान के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे जबलपुर प्रस्थान के बारे में। दशहरे की छुट्टियों में लेखक ने देहरादून का दशहरे का त्यौहार देखा। अन्य लोगों की तरह उसमें भी बहुत उत्साह था, लेकिन जब उसने वहाँ भैंसे की बलि देखी तो उसे नफरत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इस तरह कैसे धार्मिक भावना बढ़ाई जा सकती है, वह भी उत्तराखंड में जिसे देवभूमि कहा जाता है। देहरादून की आईएनएस फैक्ट्री में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद लेखक ने एक प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास की, तो उसे जबलपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग थी। लेखक जबलपुर जाने से पहले अपने परिवार से मिलने गया। घर वालों के लिए तो जबलपुर विदेश से कम नहीं था। लेखक के साथ विजय बहादुर सोल, जो पंजाब से था, वह भी जा रहा था। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। जबलपुर में कुछ सीनियर विद्यार्थी उन्हें स्टेशन पर लेने आए थे। उनके हॉस्टल में कमरों का भी फैसला हो चुका था। खाने का प्रबंध सहकारी मेस से था, लेकिन
लेखक अपने साथ कोई बिस्तर लेकर नहीं आया था, इसलिए उसने एक तलाई किश्तों पर खरीद ली। संस्थान का काम करने का समय पूरी तरह निश्चित था। चाय और नाश्ता सुबह 7 बजे, उसके बाद कार्यशाला में, दोपहर का भोजन 12 बजे और तकनीक शिक्षा पर कक्षाएं 1 बजे से 4:30 बजे तक का समय था। उसके बाद पूरी छुट्टी। वहां रहकर लेखक ने कुछ समय शतरंज का खेल सीखा और एक अध्यापक के साथ शतरंज खेला, लेकिन जब प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी तो शतरंज खेलना छोड़ दिया। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी थे जिनका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ था। लेखक ने गोर्की और चेखव जैसे महान रूसी लेखक पढ़े, एक रंगमंच का समूह भी बनाया। जब एक कमरे में आया ही था तो उसे वहां राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश मिला। उसने उसे भी पढ़ा तो पाया कि मध्य वर्ग के जीवन की वह सबसे बढ़िया यथार्थवादी रचना है। विजय बहादुर लेखक एक हॉस्टल में थे। दोनों की बीच में पढ़ाई छोड़ने का दुख था। लेखक AMIE में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जबलपुर में उसके कई मित्र बन गए। उसने गोष्ठियाँ और सेमिनार में भी भाग लिया। उधर घर वाले उसको शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। जबलपुर में जाति के कारण उसे कोई कठिनाई पेश नहीं आई, हालांकि उसने अपने नाम के साथ वाल्मीकि जोड़ा हुआ था। इसी बीच में मुंबई की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग के लिए प्रार्थना पत्र मंगवाए, तो लेखक ने भी अपना प्रार्थना पत्र भेजा। इसकी परीक्षा भी पास कर दी, लेकिन मौखिक परीक्षा के लिए मुंबई जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके एक अध्यापक मिस्टर टॉमस ने उसे 100 रुपये दिए। एक सीनियर ट्रेनी यशपाल कालिया ने भी उसे 100 रुपये दिए। इस तरह उसका मुंबई जाने का प्रबंध हो सका। उसे जबलपुर में विजय बहादुर की को छोड़ने का दुख भी था, क्योंकि उसके जीवन में उसके सगे संबंधियों से भी अधिक महत्वपूर्ण वह बन चुका था। दोस्तों, अब बात करेंगे मुंबई में वाल्मीकि। लेखक मुंबई में 8 जुलाई 1970 को पहुंचा। संस्थान की वैन उसे और जबलपुर से आए अन्य साथियों को एबरनेथी हिल्स स्थित होटल तक ले गई। हॉस्टल में शाम में काफ़ी खुशगवार होती थी। यहाँ लेखक ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के कई महान लेखकों की रचनाएं पढ़ी। उसने रविंद्रनाथ टैगोर की कालिदास भी पढ़ा। उसने एक कमरे में साथ रहने वाला साथी सुदामा पाटिल भी साहित्य और रंगमंच में जो रुचि रखता था। हर शनिवार और रविवार को वे दोनों नाटक देखने जाते थे। लेखक ने गेट की एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। फिर जब वे वापस आते तो गार्ड सो रहा होता था। वे चुपके से गेट खोलते और फिर ताला लगा देते। एक दिन वे पकड़े गए और वार्डन के सामने पेश हुए तो वो मुकर गए। एक और दिन जब वे श्री राम लागू का नाटक देखने जा रहे थे तो गेट पर वार्डन ने ही पकड़ लिया। उन्होंने बहाना बनाया कि वे बाहर चाय पीने जा रहे थे। इस पर वार्डन उन्हें अपने घर ले गया और पत्नी को कॉफ़ी बनाने को कहा। बड़ी कठिनाई से वार्डन की पत्नी के कहने पर वे नाटक देखने जा सके। इन दिनों उन्होंने विजय तेंदुलकर के मशहूर नाटक पढ़े। अमरीश पुरी, अमोल पालेकर और सुलभा देशपांडे जैसे महान कलाकारों का अभिनय भी देखा। उन दिनों ही कुछ दलित लोगों को ऊंची जाति के लोगों द्वारा अंधा करने की घटना के कारण आंदोलन चल रहा था। लेखक ने इस संबंध में नव भारत टाइम्स में एक लेख लिखा। इस लेख को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। सरकारी कर्मचारी जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उन्होंने लेखक के विरुद्ध शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने उसे दफ्तर में बुलाकर प्रिंसिपल ने उसे कहा कि सरकारी संस्थान में काम करते हुए ऐसे लेख नहीं लिख सकता था। फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया। अपने मुंबई के दिनों में ही लेखक का मराठी दलित साहित्य से परिचय हुआ। उसने दया पवार, नामदेव धूसल, राजा ढले और अन्य लेखक की रचनाएं पढ़ी। जब गोविंद मौर्य भी संस्थान में आ गया तो लेखक पाटिल और मौर्य ने मुंबई की किताबों की सारी दुकानें हिंदी की किताबों के लिए छान मारी। इसके अतिरिक्त वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। पाटिल के एक मित्र रमेश ने लेखक का परिचय सदाशिव कुलकर्णी से करवाया। कुलकर्णी अमरनाथ के आसपास की सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। एक दिन श्रीमती कुलकर्णी ने लेखक को सुबह 4 बजे अपने घर बुलाया और जब लेखक ने पाटिल को बताया कि तो वह हंस पड़ा। उसने कहा कि वहाँ उसकी मालिश करके उसको स्नान करवाएंगे। उसने कहा कि ये महाराष्ट्र में एक रिवाज है। लेखक को निश्चित समय पर जाना पड़ा। पाटिल की बात
ठीक निकली। श्रीमती कुलकर्णी ने पहले अपने पति की मालिश की, फिर बेटे अजय की और फिर लेखक की। लेखक को बड़ी शर्म आ रही थी। श्रीमती कुलकर्णी ने कहा कि वे उनके लिए बेटे जैसा है, परंतु लेखक को सविता के आकर्षण से डर लग रहा था। एक दिन जब लेखक और पाटिल कुलकर्णी के घर पर थे तो प्रोफेसर कांबले भी वहां थे। शीघ्र ही श्रीमती कुलकर्णी सबके लिए चाय लाई, लेकिन कांबले के लिए चाय अलग कप में थी क्योंकि वह एक दलित थे। लेखक को बुरा लगा। छुआछूत महाराष्ट्र में भी उतनी ही थी जितनी कि उत्तर प्रदेश में। लेखक पढ़े लिखे लोग भी ऐसा भेदभाव करेंगे, ये लेखक के सोचने से बाहर की बात थी। इस घटना के बाद लेखक का सामान्य हालत में आना काफी कठिन लगा। लेखक को लगा कि सारी प्रणाली ही झूठ पर आधारित थी। एक ब्राह्मण कुलकर्णी के घर लेखक और पाटिल के साथ अलग बर्ताव था क्योंकि उनको पता नहीं था कि वे दोनों भी दलित थे। इसलिए लेखक ने फैसला किया कि वह सारी बातें स्पष्ट कर दे। जब उसकी मुलाकात फिर सविता से हुई तो उसने पूछा कि प्रोफेसर कांबले को अलग कप में चाय क्यों दी। सविता ने बड़ी नफरत के साथ कहा कि उस महार को। उसने बताया कि छोटी जातियों के लोग और मुसलमान उनके घर अक्सर आते थे, इसलिए उनके लिए अलग बर्तन लगाए हुए थे। लेखक ने उससे पूछा कि अगर उसे पता लगे कि वह भी दलित है तो कैसा लगेगा। सविता को विश्वास नहीं हुआ। जब लेखक ने कहा कि वह सचमुच दलित है तो सविता गंभीर हो गई। उसने लेखक से प्रार्थना की कि यह बात वे उसके माता पिता को ना बताएं। इसके बाद वे कभी दोनों नहीं मिले। कुछ समय बाद लेखक का महाराष्ट्र में चंद्रपुर में तबादला हो गया। अब कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज है। चंद्रपुर पहुंचकर लेखक को फैक्ट्री में काम करने को समझने में कुछ समय लगा। अपना खाली समय में पढ़ने में बिताने लगा। चंद्रपुर में साहित्यिक और नाटक संबंधी गतिविधियां खूब थी। लेखक उसने दोनों में भाग लेना शुरू किया। इसी बीच उसने पिता का उसे पत्र आया जिसमें लिखा था कि जसवीर ने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है, परंतु लेखक ने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया और स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन चंदा से 1973 में शादी कर ली। और वह जो हमारा अब वाल्मीकि की जो शादी है उसके बारे में लेखक के पिता ने उसे इस बहाने से घर बुलाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाल्मीकि की शादी, जो लेखक के पिता ने उसे इस बहाने से घर बुलाया कि उसकी माता बहुत बीमार है। जब लेखक घर पहुंचा तो पता लगा कि उसे उसकी शादी के सिलसिले में बुलाया है। उसे बताया गया कि उसके भाई जसवीर ने रिश्ता ढूंढा है, लेकिन असल में ये उनके मामा का चुनाव था। लेखक ने जसवीर को कहा कि वे लड़की को देखना चाहता है। दोनों भाई देहरादून गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता लगा कि लड़की मुजफ्फरपुर वापस चली गई है। जब वे मुजफ्फरपुर पहुंचे तो बताया गया कि वे देहरादून में है। हार कर लेखक चंद्रपुर वापस आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बिना किसी को बताए देहरादून गया। वह लड़की देखना चाहता था और वे दिखाने को तैयार नहीं थे। 3 दिन तक बस यही बहस चलती रही। चौथे दिन वह स्वर्णलता भाभी की बहन चंद्रकला यानी चंदा को मिला। उसने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा जो चंदा ने कबूल कर लिया। घर आकर लेखक ने सबको बताया कि वह चंदा से शादी करना चाहता है। शादी निश्चित समय पर हो गई। शादी के बाद लेखक चंदा के साथ चंद्रपुर आ गया। क्योंकि रेलगाड़ी देर से वहां पहुंची, इसलिए रात उन्होंने स्टेशन के वेटिंग रूम में बिताई। सुबह बस में बैठकर फैक्ट्री चले गए। रात को वे सूरज के घर ठहरे। अगले दिन अजय सिन्हा ने अपने फ्लैट में उनको ठहरा दिया और खुद आनंद शर्मा के साथ रहने लगा, क्योंकि उन दिनों आनंद की पत्नी प्रसव के कारण अपने मायके गई हुई थी। जब अब अजय की शादी निश्चित हो गई तो अजय ने कहा अगर कोई मकान नहीं मिला तो दोनों परिवार उसी के फ्लैट में रह लेंगे। कुछ समय बाद ही लेखक को 2 कमरे में एक फ्लैट पास में ही मिल गया, परंतु लेखक के मन में अजय और उसकी पत्नी के लिए हमेशा सम्मान रहेगा। वैसे यहाँ पर वाल्मीकि का दलितों के लिए काम करना, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए इसके बाद। और फिर बाद में क्या होता है, वाल्मीकि को अपने माता पिता के देहांत का पता चलता है। एक दिन लेखक को घर से एक पत्र आया कि उसकी माता बीमार है। लेखक और उसकी पत्नी चंदा एकदम घर पहुंच गए।
उसने देखा कि उसकी माता बहुत दुर्बल हो गई है। घर में कुछ दिन रहने के बाद वे वापस आ गए। एक हफ्ते बाद उन्हें वैसी खबर मिली कि माता का देहांत हो गया है। उसके पिता के देहांत के समय भी वैसा ही हुआ। लेखक को हमेशा ये अफसोस रहा कि वे अपने माता पिता की अर्थी को कंधा नहीं दे सका। वैसे दलित साहित्य के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। आर कमल हिंदी में एक दलित पत्रिका निर्णायक भीम निकाला करते थे। ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके हर एक अंक में लेखक की कोई ना कोई रचना होती थी। और एक बार लेखक के निमंत्रण पर कमल चंद्रपुर आए। वापस जाकर उन्होंने दलित आभास पर लिखा कि हिंदी भाषी प्रांतों में दलित साहित्य उतना अधिक नहीं है जितना कि महाराष्ट्र में। लेखक की अपनी रचनाएं केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। और लेखक ने मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उनके अपने कई सहकर्मी भी उनकी गतिविधियों पर शक करने लगे। महाराष्ट्र के कई गांव में लेखक ने देखा कि सभ्यता और विकास का कोई नाम तक नहीं था। एक तांत्रिक की सलाह पर बच्चे की बलि की खबर मिली और लेखक ने देखा कि ऊंची जाति के लोगों में अंबेडकर के लिए बड़ी नफरत है। अमरावती के मलकपुर में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक से अंबेडकर पर लिखे अध्याय के सारे पृष्ठ ही फड़वा दिए थे। जब ये फटे हुए पृष्ठ मिले तो विरोध शुरू हुआ। भद्रावती में एक बड़ी रैली निकाली गई। लेखक ने भी इस रैली में अपने विचार रखे। उसने इस पर एक कविता विद्रूप चेहरा भी लिखा जो कई अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अब विद्रूप चेहरा भी लिखी जो उन्होंने उस पर एक कविता लिखी जो मैंने आपको बताया, विद्रूप चेहरा। लेखक और उनके दलित साथियों ने सुमथाना गांव में दलितों के लिए एक स्कूल खोले, कई स्कूल खोले और एक लाइब्रेरी भी खोली जिसमें अंबेडकर और बुद्ध धर्म पर किताबें थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भद्रावती में एक सभा का आयोजन किया गया जहां कई बड़े लेखक आए। वहां भीमसेन जोशी, बसंतराव देशपांडे और किशोरी अमोनकर का संगीत सुनने का भी अवसर मिला। कविता पाठ के दौरान ही लेखक की पुस्तक सब इंस्पेक्टर कुरैशी से मुलाकात हुई और वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पुलिस स्टेशन का मुखिया था। वह शीघ्र ही अच्छे मित्र बन गए। कुरैशी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लेखक के घर आया करता था। जब डीएससी का नया कमांडेंट वहां तब्दील होकर आया तो उसको बंगला कुरैशी के बंगले के पास ही दिया गया। जब कुरैशी को पता लगा कि नया कमांडेंट मुजफ्फरनगर से है तो उसने लेखक का परिचय उससे करवाना चाहा। लेखक ने कहा कि मिलने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वह उसकी जाति पूछेगा, वहीं पर वह बात खत्म हो जाएगी। अब कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे लेखक के अंतिम उपनाम और कुल नाम के साथ समस्या। लेखक को अपने उपनाम वाल्मीकि जो उनका कुल नाम भी है उससे काफ़ी समस्या हुई है। इसका कारण ये है कि ये नाम जाति सूचक है। स्कूल और कॉलेज में इस उपनाम से वह हास्य या व्यंग्य का टारगेट बना रहा है। इस उपनाम के कारण उसने कई मित्र खो दिए हैं। उसके अपने परिवार के लोग भी झेंपते रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी अपने गोत्र का नाम खैरवाल लिखती है। कई बार उसके मित्र जब उसका परिचय किसी से कराते रहते हैं तो उपनाम को छोड़कर जब लेखक ने देहरादून में मकान किराए पर लेना था तो इस नाम ने काफ़ी कठिनाइयाँ पेश की। लेखक के मित्र और पड़ोसी भोलाराम खरे जो खुद वाल्मीकि थे, उन्होंने बेटी की शादी पर लेखक का नाम नहीं छपवाया। इस तरह जब उसकी पत्नी की भतीजी की शादी हुई तो लेखक का नाम नहीं छपवाया। कई सफाई कर्मचारियों के संग उसे अपनी सभाओं में उसका उपनाम देकर आमंत्रित करते थे क्योंकि वे उसे भी सफाई कर्मचारी समझते थे। दरअसल भारत में दलितों के प्रति बहुत घटिया रवैया है। लेखक ऐसी कई घटनाएं बताता है जिनमें
उसके उपनाम ने लोगों को उससे दूर कर दिया। लेखक को समझ नहीं आता कि क्या ऐतिहासिक कारण रहे होंगे जिनसे दलितों से नफरत की जाती है। बात यह है कि भारत में जाति समाज का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है, परंतु जो लोग अपने आप को भारत की सांस्कृतिक धरोहर का ठेकेदार समझते हैं वे बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी जाति अपने आप चुनी थी क्या। और जो अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं वे याद रखें कि सबसे हारते आए हैं, यूनानियों से, शाका और हुणों से, अफगान और मुगलों से, फ्रांसीसियों से और अंग्रेज़ों से। समय बदल गया है, पर एक सवाल आज भी जीवित है। जो हिंदू पेड़ पौधों और जानवरों की भी पूजा करते हैं वे दलितों से नफरत क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। The caste system of the Hindu society in India has a history of over 3000 years. It is believed to have been derived from the ancient Varna system, which divided the people into four categories: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudras. But this classification was based on occupation, not on worth. One can change one Varna by adopting different occupation. For an example, the sage Vishwamitra was born a Kshatriya, but because of his study of the Vedas and scriptures, he came to be recognized as a Brahmin. Conversely, Parshuram was born a Brahmin, but because of his taking to arms, he came to be known as Kshatriya. This is not so, however, with the caste system, which is very rigid. The caste system is based not on occupation but on one's worth. No one can change it. As Om Prakash Valmiki remarks, one can somehow get past poverty, deprivation, but it is impossible to get past caste. With this statement, Valmiki highlights the rigidity of the Indian caste system that has resulted in the socio-economic oppression of Dalit, who constitute 16% of India's population. So, the caste system creates hierarchies within hierarchies. It has been rightly said that the caste system operates in two ways. There is a descending scale of contempt from the upper to the lower caste. Conversely, there is expected to be an ascending scale of reverence from the lower to the upper caste. वाल्मीकि कहते हैं कि बड़े दुख की बात है जिस हिंदू समाज में पेड़ों को पूजा जाता है, बफेलों को पूजा जाता है, कुत्तों को चूल्हे पर बैठाया जाता है, बिल्ली को चूल्हे पर बैठाया जाता है, लेकिन एक इंसान के छुए जाने पर वो इंसान अछूत माना जाता है। ये काफ़ी ही दयनीय है, हमारे समाज की बड़ी ही दुखद घटना है, बड़ी ही दुखद बात है, जो राइटर के लिए अपने आप ही क्या है, एक असहनीय है। किसी भी समाज के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है।